जय हिंद राजा बाबू लोग, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण को शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय के अंदर दो प्रश्नावली हैं। प्रश्नावली 6.1 और 6.2 नई बुक के हिसाब से 2023-24 सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नावली 6.1 को समझेंगे। उसके लिए आपको कुछ थ्योरी पोर्शन है जिन्हें आपको आना चाहिए ताकि हमारी प्रश्नावली आपसे अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं, इनको ध्यान से समझना, इनको नोट भी कर लेना। तो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं ये कि रेखा बिंदुओं का वह समूह है। सबसे पहले है रेखा का परिभाषा। ठीक है, कि रेखा क्या होती है उसकी परिभाषा है। तो रेखा बिंदुओं का वह समूह है जिसकी केवल लंबाई होती है तथा चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तो रेखा क्या है? बिंदुओं का ऐसा समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, ठीक है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे बिंदु रखना शुरू कर रहा हूँ। एक बिंदु रखा, दो रखा, तीन रखा, चार रखा, ऐसे ऐसे रखते रखते चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर आप इनको देखो तो एक रेखा का रूप ले रही हैं। ठीक है, एक रेखा का रूप ले रही हैं। यही तो रेखा है कि रेखाओं का ऐसा समूह है जिसमें लंबाई सिर्फ होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती। तो ये देखो, एक रेखा आपकी बनती चली जा रही है, यही है रेखा। ओके, चलो दूसरा है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये रेखा का ही एक भाग है जिसके क्या होते हैं? दो अंतः बिंदु होते हैं। ठीक है, मतलब एक रेखा कोई होगी, उसमें से काट के एक ऐसे निकाल लिया, तो एक अंतः बिंदु इधर है, एक अंतः बिंदु इसके इधर है। इसको कहते हैं रेखा खंड। ठीक है, अंतः बिंदु मतलब लास्ट वाला बिंदु, एंड पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे खत्म हो जा रही है। ठीक है, ये खत्म हो जा रही है। रेखाखंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये भी याद रखना। रेखाखंड को अब चाहूँ मैं इसको इधर बढ़ा लूँ, इधर बढ़ा लूँ, तो नहीं बढ़ा सकते भाई। ठीक है, क्योंकि इसके अंतः बिंदु लग गए हैं दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चों हैं किरण। किरण क्या होती है? एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु होता है। ठीक है, जिसका एक अंतः बिंदु होता है। कहने का मतलब है, एक तो हमने ये अंतः बिंदु रख दिया और दूसरी तरफ आप इस तरीके से करके ऐसे छोड़ दोगे। ठीक है, मतलब एक तो अंतः बिंदु है इधर, इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है, पर किरण की ये जो रे लगी है, ये डायरेक्शन जो बता रही ना, इसको आप जितना चाहो छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको और आगे ले जा सकता हूँ। ओके, तो इसका एक अंतः बिंदु है, मतलब इधर से तो नहीं बढ़ेगी, पर इधर आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। इसको कहते हैं किरण। ठीक है, ओके बच्चों, इसके बाद है संरेख बिंदुएं। संरेखीय बिंदुएं, तीन या अधिक बिंदुएं जो एक ही रेखा पर स्थित हों उन्हें क्या बोलते हैं? संरेख बिंदुएं। तीन बिंदुएं रख दी, 1 2 3। अगर ये तीनों क्या है? एक रेखा के ऊपर ही स्थित है, तो इनको बोलेंगे संरेखीय बिंदु। ठीक है, इसके बाद है असंरेखीय बिंदु। तीन व तीन से अधिक बिंदुएं जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो उनको क्या बोलेंगे? असंरेखीय बिंदु। एक बिंदु मैंने यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, क्या ये इनको मैं कोई रेखा डालूं तो क्या उसके ऊपर आएंगी? कोई नहीं आ रही है। ऐसे डालूं एक रेखा के ऊपर तो नहीं आ रही है, तो ये क्या होगी? असंरेखीय बिंदु होंगी। इसके बाद बच्चों आ जाता है कोण। कोण क्या होता है? इसमें क्या होता है? दो किरणों को लिया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक किरण ली गई है ये, और दूसरी किरण ली गई है ये, और इन दोनों के बीच में जो झुकाव है ना, उसी को बोला गया है कोण। ठीक है, कोण क्या है? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो एक कोण आपकी ये, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, और इन दोनों के बीच में ये झुकाव है, इसी को कहा जाता है कोण। ठीक है, ये क्या है आपका? एंगल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल, हिंदी में कहते हैं कोण। ठीक है, तो इस वाली किरण को क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। ठीक है, इसकी एक क्या है? भुजा है, जिसको अंग्रेजी में आर्म कहते हैं, हिंदी में भुजा। ये आपकी ये वाली दूसरी भुजा है, और इसी को अंग्रेजी में आर्म कहते हैं। अच्छा, ये किरण की जो अंतः बिंदुएं दोनों हैं क्या होंगी? एक ही जगह होंगी। किरण की क्या होती है? एक एक अंतः बिंदु होती हैं, तो इसकी दोनों अंतः बिंदुएं क्या है? एक ही हैं, और उस बिंदु को कहा जाता है शीर्ष, जिसको अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब परिभाषा पढ़ते हैं। जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती हैं, ये लो अंतः बिंदु क्या है? इनका एक ही है। इस वाली किरण का भी एक अंतः बिंदु है, यहीं पे है। इस वाली किरण का भी एक अंतः बिंदु है, वो भी यहीं पे है। ठीक है, एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं।
कोण को बनाने वाली दोनों किरण कोण की भुजाएं कहलाती हैं। कोण को जो बना रही है, एक किरण ये बना रही है, एक किरण ये, इनको क्या नाम बोला जाता है? इनको भुजाएं कहलाती हैं। और उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। और जो उभयनिष्ठ बिंदु था, जो मतलब जो दोनों में है, कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में है उसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे आ जाते हैं। अब हम बच्चों कुछ कोण के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि हो सकता है आप पिछली कक्षाओं में भी कहीं ना कहीं पढ़े हों, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, इन कोण को बच्चों नापा जाता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, डिग्री में नापा जाता है ना। जैसे किसी चीज़ को, वेट को नापते हैं केजी में, तो इनको डिग्री में नापते हैं, ठीक है। तो ये कुल होते हैं 360 तक जाते हैं। मतलब कोई एक भुजा ऐसे है, कोई एक भुजा ऐसे है, कोई दूसरी भुजा क्या हो रही है, इधर से ऐसे घूमती 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 फिर इसी के ऊपर आ जा रही है। दूसरी भुजा मान लो इसी के ऊपर फिर से आ गई, तो ये पूरा घूमने में जितना कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री का कोण बोलते हैं। 360 डिग्री, डिग्री लगाते हैं, इसे छोटा सा गोला बना देते हैं ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 360। तो अब इन्हीं 360 में डिवाइड करके कुछ कुछ भाग को क्या क्या बोला गया उसको आप समझना, ठीक है। सबसे पहला है न्यून कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। एक कोण जिसका माप 0 और 90 के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण क्या होता है? 0 से लेके 90 के बीच का कोण, ठीक है। अगर 90 होगा तो वो न्यून कोण में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 90 के बीच, 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके और 90 के बीच, 90 से छोटा, उसको बोलते हैं क्या? न्यून कोण। एक्स मतलब ये कोण जो है न्यून कोण, ठीक है। ये क्या होगा? आपका न्यून कोण होगा। चलो, इसके बाद है समकोण। समकोण क्या होता है? एक कोण जिसका माप 90 अंश हो। अगर कोई 90 अंश दिया गया तो उसको क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। अधिक कोण बच्चों समझो, एक कोण जिसका माप 90 से अधिक पर 180 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण, जिसको अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। समकोण को राइट एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। नोट करना हो तो नोट कर लेना बच्चों। और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? अधिक कोण 90 से बड़ा होता है और 180 से कम होता है। उसके बीच के जितने भी कोण हैं, मतलब आपसे कोई पूछ ले 100 डिग्री कोई दिया गया है कोण, तो वो कौन सा एंगल हो, कौन सा कोण है, तो उसको बोलोगे अधिक कोण है, ठीक है। अगर दिया गया मान लो 60 डिग्री दिया गया तो वो कौन सा कोण है? न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 के बीच में जो भी कोण होंगे वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, ठीक है। इस तरीके से इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ अधिक कोण से। आपको दिया गया है 120 डिग्री, तो वो कौन सा कोण होगा? अधिक कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 से बड़ा है 120 और 180 से छोटा है, इसी के बीच में है, तो वो क्या है? अधिक कोण है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ऋजु कोण है। ऋजु कोण, एक कोण जिसका माप 180 होता है उसको बोलते हैं ऋजु कोण, ठीक है। स्ट्रेट एंगल है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण, ठीक है। अगर कोई 180 डिग्री दिया गया तो उसको वो क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रतिवर्ती कोण। एक कोण जिसका माप 180 से अधिक और 360 से कम होता है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों है पूरक कोण। पूरक कोण, कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग 90 होता हो उसको बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। युग्म मतलब दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो? 90 अंश हो, उनको बोलते हैं पूरक कोण। अब इसको बच्चों ध्यान से समझो। मान लो एक कोण आपका दिया गया है, ये मैंने बना दिया, एक कोण बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया। ये मान लो 40 डिग्री दिया गया है और एक कोण यहाँ पे ऐसे है और वो दिया गया है 50 डिग्री, ठीक है। अब इसको और इसके कोण को जोड़ो तो ये 50 और 40 कितना हो गया? 90 हो गया। यानी कि ये कौन से कोण है? पूरक कोण है। ये दोनों क्या है? आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है, ऐसे, ठीक है। मतलब युग्म बोला गया, मतलब पेयर होता है ना, दो का पेयर, दो का जोड़ा, कि उनका योग कितना हो? 90 हो, उसको बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। इसके बाद बच्चों है समपूरक कोण। समपूरक कोण, एक कोण जिसका माप 180 होता है उसे समपूरक कहते हैं। यहाँ पे एक कोण का ऐसा युग्म, यहाँ पे भी लिखा होगा, ऐसा युग्म जिसका योग क्या हो? 180 हो, उसको बोलते हैं समपूरक। यहाँ पे गलत लिखा गया है। एक कोण जिसके युग्म का योग 180 हो वो होता है समपूरक
कोण, ठीक है। तो समपूरक कैसे होगा, मान लो दो कोण आपको दिए गए हैं बच्चों, एक दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है, ये ए वाला कोण है, और एक बी कोण है वो दिया गया है आपको 110 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी, इसका और इसका, इस वाले कोण का इस कोण का योग करूं तो 70 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 180। यानी कि ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में संपूरक हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों, संपूरक क्या होगा, दो कोणों का योग अगर 180 होगा तो उसको संपूरक बोलेंगे, दो कोणों का योग अगर 90 होगा तो उसको पूरक बोलेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद संपूर्ण कोण, इसके बाद संपूर्ण कोण, संपूर्ण एक इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। एक कोण जिसका माप 360 होता है उसको संपूर्ण कोण बोला जाता है। एक कोण जिसका माप 360 होता है उसको संपूर्ण कोण बोलते हैं। बच्चों इसको थोड़ा सा कट करके इसको लिख लेना, कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग 180 होता है उसको बोलते हैं संपूरक कोण। ये परिभाषा गलत है, कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग 180 होता है उसको संपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। चलो आ जाता हूँ, संपूर्ण कोण क्या होता है, जिसका 360 डिग्री अगर कोई कोण दिया गया तो उसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण बोलेंगे, अंग्रेजी में कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अच्छा बच्चों इसको बोलते हैं, चलो छोड़, ठीक है, संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। इसको आप पूरक संपूरक को थोड़ा अच्छे से समझ के रखना है ना। इनमें क्या होता है, पेयर होता है, दो कोणों का योग अगर 90 हो रहा है तो उसको पूरक, दो कोणों का योग अगर 180 हो रहा है तो संपूरक। इसके बाद बच्चों हैं आसन्न कोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण, दो कोण आसन्न कोण होंगे यदि, दो कोण आसन्न कोण होंगे यदि, चलो सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ। दो कोणों को बोला जाता है आसन्न कोण। वो कैसे होने चाहिए उनको देखो, मान लो एक कोण ऐसे है, ठीक है, एक भुजा इसमें डाली गई, यहाँ से एक कोण बना हुआ है और ये इसका शीर्ष हो गया, और यहीं से एक भुजा डाली गई है, इधर एक कोण बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कोण जो है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे। क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे ध्यान से समझना। इसको मैं कोण ए मान लेता हूँ, इसको कोण बी मान लेता हूँ, इसको कोण ए कोण बी। तो कोण ए और कोण बी के बीच में एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ये वाली भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, इनका शीर्ष बिंदु क्या है, एक ही है। कोण ए और कोण बी के लिए शीर्ष बिंदु एक ही है। अच्छा, और एक चीज़ है, इस भुजा के जो उभयनिष्ठ भुजा है, इसके दोनों तरफ क्या है, बाकी दोनों भुजाएं हैं, ठीक है। जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बाकी दोनों भुजाएं होनी चाहिए। उन्हीं को कहते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। अब आ जाओ, इनका शीर्ष उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये लो शीर्ष उभयनिष्ठ है, एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा भी उभयनिष्ठ है। इनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होती हैं। ये लो, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होती हैं। ये है उभयनिष्ठ भुजा, इसके एक तरफ ये है, एक तरफ ये वाली भुजा है, ठीक है। तो ऐसी जब भी आकृति आपको मिलेगी तो इन कोणों को, ये वाला कोण प्लस ये कोण और ये कोण, ए कोण और बी कोण क्या होंगे, एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कोणों का रैखिक युग्म। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। आसन्न कोण का युग्म जिसका योग 180 हो, रैखिक युग्म कहलाता है, ठीक है। जैसे आसन्न कोण था ना, ये आसन्न कोण कि क्या हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और शीर्ष क्या हो, दोनों का एक ही हो, ठीक है, और भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। तो अगर कोण ए प्लस कोण बी का योग अगर 180 हो जाए ना इसी में, तो इसी को बोलेंगे रैखिक कोण का युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। अगर इसी तरीके से दो कोण दिए गए हैं, उनका योग क्या हो, 180 अंश हो, तब उसी को क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं, कोणों का रैखिक युग्म। बच्चों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कोण बनाया गया, एक रेखा डाली गई है AC, ठीक है, और यहाँ से एक रेखा डाली गई है OB, किरण डाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण बना X, यहाँ पे बना कोण Y, ठीक है। तो अब इन दोनों का अगर योग निकाला जाएगा बच्चों, कोण X और कोण Y का, तो ये क्या होगा, 180 होगा।
बच्चों याद रखना कि एक ही अगर सीधी रेखा के ऊपर कोण बनता है तो वो 180 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, एक रेखा के ऊपर, मतलब ये रेखा थी, यहीं से दूसरी रेखा ऐसे घुमाना शुरू किया और घूम के यहाँ पे आ गई, तो 180 अंश का कोण बनेगा, इसके बीच में 180 ही बनता है। तो किसी एक रेखा के ऊपर अगर कोण बना हुआ है तो उन दोनों का योग 180 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसी एक रेखा है, यहाँ से एक किरण डाल दी है, एक कोण इसको बोल दिया, एक कोण इसको बोल दिया, तो इन दोनों का योग भी क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो वही आसन्न कोण का युग्म जिसका योग 180 हो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक कोणों का रैखिक युग्म। अब यहाँ पे देखो कोण का नाम लिखा है, कोण AOB, कोण AOB। बच्चों ये भी याद रखो लिखने का तरीका, AOB यानी कि ये वाले कोण की बात हो रही है, इस वाले कोण की। ठीक है, यानी कि इस वाले कोण की बात हो रही है। कोण BOC, COB यानी कि ये वाले कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के रैखिक युग्म बनाते हैं कोण। ठीक है, चलो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु के अभिमुख बने कोण, जैसे ये देखो भाई, एक रेखा ये है M और एक रेखा ये है L। ठीक है, ये दूसरे के एक दोनों को काट रही है, किस रूप में काट रही है, जैसे कैंची होती है ना उस रूप में काट रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काटती हुई जा रही हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला कोण बना हुआ है, जो ये वाला कोण बना हुआ है ये W, और ये जो Y कोण है ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे। और उसी तरीके से ये वाला कोण जो Z है और ये कोण X है ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो और क्यों बराबर होंगे, इसको सीधा लिख देना है कि क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा गया, कोण X बराबर कोण Z क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमेशा याद रखना, अगर दो भुजाएं क्या हैं एक दूसरे को काट रही जैसे कैंची होती है ना उस रूप में, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या होंगे, उनके अपोजिट कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे के अपोजिट कोण बराबर होंगे, एक दूसरे के जो विपरीत कोण होंगे बराबर होंगे। तो W के विपरीत क्या है भाई, ये है Y है, X के विपरीत क्या है, Z है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ओके। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं यदि उनके बीच लंबवत दूरी समान न हो, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, मतलब कोई दो रेखा हैं, ये एक रेखा जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच की दूरी की बात करूं तो यहाँ पे इनकी दूरी कुछ और है और यहाँ पे आते आते इनकी दूरी बदल गई है, तो मतलब इनकी दूरी क्या है, समान नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर इस रेखा को और आगे बढ़ाया जाएगा तो, और इस रेखा को भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो वही बोला गया है कि अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं है तो वो दोनों क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाएंगी, दो रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी यदि उनके बीच लंबवत दूरी समान हो। ठीक है, मतलब लंबवत दूरी समान हो, मतलब एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा ये है। ठीक है, तो इनके बीच की यहाँ पे जो दूरी और यहाँ पे दूरी क्या है, समान है। तो आप इसको भी चाहे जितना बढ़ा लो और इसको भी चाहे जितना बढ़ा लो, ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या होंगी, अप्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और अप्रतिच्छेदी रेखाएं ही समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे रेल की पटरी है, रेल की पटरी कहीं दोनों एक दूसरे को मिल जाती हैं क्या, नहीं, क्योंकि इनके बीच में दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है, तो ये अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर भी नहीं काटती हैं, यदि ये एक ही तल में हो तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर एक ही तल पे हो, मतलब जमीन जैसे तल है ना, सतह एक ही सतह पे है, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बच्चों अगर आपने इतना समझ लिया तो अब आप प्रश्नावली अपनी 6.1 शुरू कर सकते हैं। तो चलो बच्चों अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 6.1 पर। तो प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है आकृति 6.13 में, ये रही आकृति आपकी 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखा आपकी CD ये रही और AB ये रही, ये प्रतिच्छेद कर रही है कहाँ पे, O पे प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC यानी कि कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये OC प्लस कोण BOE यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, इन दोनों का योग क्या है, 70 अंश है। इसका ऐड, ये ऐड प्लस ये ऐड, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 अंश है। तो सबसे पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ जो दिया गया है। तो भाई ठीक है, अच्छा, और
कोण BOD यानी कि ये वाला कोण दिया गया है 40 अंश। तो मैं यहीं पे लिख ही दे रहा हूँ 40 अंश, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। कोण BOD बराबर क्या है 40 अंश है। ठीक है। अच्छा, तो कोण BOE यानी कि कोण ये और प्रतिवर्ती कोण COE यानी कि कोण ये। तो कोण ये और कोण ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कोण ये और कोण ये ज्ञात कीजिए कि ये कितने अंश के हैं कोण। चलो भाई, तो हल में सबसे पहले तो हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, कोण ये वाला कोण AOC। ठीक है, कोण AOC बराबर होगा कोण 40 डिग्री के। क्यों होगा ये? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो कैंची की तरह काट रहा था ना, तो एक दूसरे के अपोजिट जो कोण हैं बराबर हैं। तो भाई इस वाले के ये रेखा AB और CD क्या रही? कैंची की तरफ प्रक्षेद कर रही है, यहाँ पे बिंदु पे काट रही है। तो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एक दूसरे के विपरीत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से लिख देंगे कि कोण AOC बराबर होगा कोण BOD। क्यों बराबर होगा? रीजन लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। चलो, एक का तो हमें जवाब मिल गया। ठीक है, इसका जवाब मिल गया। अभी जो निकालना है उसके बारे में हम देखते हैं भाई। ठीक है। अच्छा, जब हमें ये पता चल गया तो हमें एक समीकरण A से हम अगर देखें तो समीकरण, यहाँ पे मैंने समीकरण A वहाँ पे लिख दिया था। समीकरण A से यहाँ पे दिया गया है कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 70 डिग्री है और AOC हमें पता चल गया कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो मैं इसकी जगह पे 40 लिख देता हूँ। तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा? 70। ठीक है, अब इस 40 को उधर भेजो तो कोण BOC के साथ क्या है? जुड़ा हुआ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बच्चों इसको याद कर लेना। अगर बराबर के इधर क्या है, कोई चीज़ जुड़ी हुई है, उधर जाएगी तो घट जाएगी। इधर घटी हुई है तो उधर जाके जुड़ जाएगी। अगर इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। अगर भाग में है तो उधर जाके गुणा हो जाएगी। बिल्कुल उल्टा, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अच्छा, तो इधर बचा क्या? 40 तो उधर चला गया, इधर बचा है कोण BOC। ठीक है, अब 70 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 30 अंश आ जाएगा। यानी कि इधर क्या आ गया? 30 अंश। ये कोण BOC बराबर आ गया आपका 30 अंश। तो एक जवाब हमने तो निकाल लिया। ठीक है, एक जवाब आपका निकल गया जो पूछा था। कोण BOC BOE आपका आ गया। सॉरी, यहाँ पे गलत नोट किया, BOE है भाई, BOE गलत नोट कर दिए हो, इसी वजह से BOE। तो कोण BOE आपका आ गया 30 अंश। ठीक है, यहाँ पे गलत नोट कर दिया था ना, ये दिया गया है BOE बराबर 70 अंश था। ठीक है, अभी हमारा कोण कौन सा बचा हुआ है? ये वाला कोण अभी बचा है। तो अब देखो बच्चों, AB क्या है? एक रेखा है और इसी रेखा के ऊपर ये वाला कोण भी है, ये वाला कोण भी है, ये वाला ही कोण है। तो आपको बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि किसी रेखा के ऊपर कितने अंश का कोण होता है? 180 अंश का होता है। अब इसी को आप चाहे इसमें एक कोण बनाओ, 2 कोण बनाओ या 4 कोण बनाओ, यानी कि इन सब का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE या EOB दोनों लिख सकते हो। हाँ, BOE, कोण BOE बराबर होगा 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? कोणों का रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म, ठीक, या फिर लिख सकते हो
कि एक ही रेखा पे बने कोण हैं, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अच्छा जी, अब यहाँ से हमें AOC पता है, हाँ जी बिल्कुल पता है, अभी निकाला था हमने AOC, ये निकाला है। AOC क्या है, 40 अंश है, मतलब यहाँ पे मैं 40 रख सकता हूँ। COE तो हमें निकालना ही है, ठीक है, COE को हमें निकालना ही है, ठीक है, उसको वही रहने देते हैं। और BOE हमने निकाल लिया है क्या, हाँ BOE भी हमने निकाल लिया, ये देखो यहाँ पे निकाला है। तो BOE क्या आया, 30 अंश आया है, 30 अंश रख देते हैं बराबर में 180। अब इस 40 अंश और 30 अंश को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा, सॉरी, कोण COE प्लस 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा बराबर 180 अंश। ठीक है, तो COE, अब 70 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 70 COE के साथ जुड़ा हुआ था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 70 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 110 अंश आ जाएगा, यानी कि कोण COE बराबर क्या हो गया, 110 अंश हो गया। तो इस तरीके से हमने जवाब दे दिया। हमसे कोण EOC पूछा था और कोण COE पूछा था। तो BOC तो हमारा आया है 30 और COE आया है 110, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैं इसकी लिंक दे दूँगा।